सरदार अवैसन तंगधारी साहब। जी मेहरबानी जी, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। वो चुप ही है, अभी तो शुरू ही नहीं की उन्होंने, अभी तो उन्होंने शुरू नहीं की। जनाब चेयरमैन, आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिबेट, भाई साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ा सॉलिड और आपकी मेहरबानी है जी। आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिबेट इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ऐसे वक्त पे हो रही है जब बदकिस्मती से 3 साल गुजरने के बाद, ये मैं आपको पार्लियामान, जिस पार्लियामान के अंदर खड़े होकर हम डिबेट्स कर रहे हैं उसका हाल अर्ज करना चाहता हूँ। 3 साल में इस पार्लियामान में इस हुकूमत की हट धरने की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक चेयरमैन नहीं रख सके। ये ऐवान के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज का पूरा एक जो जी निज़ाम है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। हुकूमत जब चाहती है, जिस स्टैंडिंग कमेटी का इजलास करना चाहती है, उसको बुला के एक एक मेंबर और दो मेंबर्स की मौजूदगी के अंदर कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर स्टैम्प करके और वो कवानीन को फ्लाउट करके उसको इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उसी स्टैंडिंग कमेटीज की प्रोसीडिंग्स को पेश करके और बाकायदा कानून साजी पिछले 3 साल से हो रही है। ये वो ऐवान है जहां बदकिस्मती से मिस्टर चेयरमैन वज़रा ने जो आज इम्पोर्टेंस इस ऐवान को दी वो तो आपके चेयर में होते हुए आपने खुद देख ली, लेकिन ये वो बदकिस्मत ऐवान है जहां पिछले सेशन के अंदर बाकायदा रूल्स को मिसकोट करके, रूल्स की बैसाखी के ऊपर मिसकोट करके, गलत रूल्स की बैसाखियों के ऊपर चढ़ के और बुलडोज की बाकायदा की लेजिस्लेशन की गई। ये वो ऐवान है और ये वो हुकूमत है जो मिसालें दिया करते थे बरतानिया और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज की कि वहाँ ऐसा होता है और वहाँ वैसा होता है, और उन डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव्स और एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट का होता है वो ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, बाकायदा पार्लियामान के अंदर कवानीन के ऊपर खातिर खा बहस होने के बाद लाए हुए कवानीन की बेसिस के ऊपर हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करती है। ये वो ऐवान है बदकिस्मती से जहां कश्मीर, फ़लस्तीन और पंजाब के अंदर जितने भी अहम उमूर इस पार्लियामान के अंदर डिस्कस हुए, वहाँ हमारे हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर आला है वो कितनी बार उस कुर्सी के ऊपर उसने आके उनकी शर्फ बख्शा। इस ऐवान के इन मेंबरान की मेहरबानी की वजह से, इनके वोट की वजह से जो पावर शील्ड की और वहाँ जाके हुक्मरानी की जा रही है, उस ऐवान को हमारे इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कितनी दफ़ा इज्जत बख्शी, कितने 0 आवर्स के अंदर सवालात के जवाब दिए, कितने क्वेश्चंस को खुद उठ के जवाब दिया। वज़ीर आला नहीं करेंगे तो वज़रा क्यों करेंगे? आज सवाए 5-6 वज़रा के जो अभी इस वक्त भी मौजूद हैं, इनके अलावा किस वज़ीर ने कभी आके एक खातिर खा डिस्कशंस के ज़रिए क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं? ये मैं उस ऐवान के अंदर आज एग्रीकल्चर जैसे इशू के ऊपर डिबेट का अपोजिशन की तरफ से आगाज़ कर रहा हूँ जनाब चेयरमैन। ये वो ऐवान है और मैं आप लोगों को ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि आज मीडिया की तरफ से सिर्फ एक ऑनरेबल मेंबर मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव है इधर। हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर खातिर खा बहस अवाम तक किस तरह पहुँचेगी? हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की चेयर की मेहरबानी से, सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी से हमें इजाज़त मिल जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, सोशल मीडिया पे हम भी चला लेते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स या प्रिंट मीडिया के ऊपर पंजाब असेंबली के लोगों की तारीफ के लिए कि उन्होंने खातिर खा बहस की, हुकूमत ने हिम्मत की, गद्दारी
साहब ने इतने अच्छे प्रोग्राम्स बताए, अपोजिशन ने एतराज किया, ये कितनी मीडिया के अंदर आता है। हाँ, कोई ओथ ले ना ले, बड़ी सनसनी खेज चीजें होती हैं वो आ जाती हैं मीडिया में, लेकिन जो खातिर खा प्रॉपर जो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटीज के अंदर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से सियासतदानों को कोई आवाम शाबाश देगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, वो चीजें इस फ्लोर ऑफ द हाउस के बाहर जा ही नहीं रही आज। जनाब स्पीकर, मैं ज़राअत के ऊपर बात करने से पहले 3 छोटी छोटी चीजें आपके सामने जरूर रखूंगा आपकी इजाजत से। पॉपुलेशन ग्रोथ, हर बहस के अंदर मैंने आज से ये अपने आप के साथ एक अहद किया है कि पाकिस्तान और इस सूबे के सबसे बड़े प्रॉब्लम जो एक एटॉमिक बॉम्ब है जो टिक कर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी और मईशत और माशरे को तबाह करेगा, वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है। सन 2030 तो सन 2040 तक अगर इस ग्रोथ रेट पे चलते रहे आप, 30 करोड़ लोग होंगे हमारी आबादी। हर 7 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है। इस ग्रोथ रेट की वजह से ज़राअत भी मुतासर होती है। इस ग्रोथ रेट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मुतासर हो रहा है, गवर्नेंस सिस्टम का बेड़ा गर्क हो रहा है, ओवरलोड आया हुआ है। एक एक एक्सटेंशन ऑफिसर गर्देजी साहब के महकमे के अंदर ज्यादा फार्मर, ज्यादा आबादी को एड्रेस करना पड़ा है। कब तक अफसरों को बढ़ाएंगे, कब तक उनकी तादाद बढ़ाएंगे? ये खास आपका पॉपुलेशन 2-2.5% से बढ़ी है, आपकी इकोनॉमी 1%, 1.5%, 2% से बढ़ी है। नेगेटिव रेल ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप रेल नंबर्स को समझना चाहें, पॉपुलेशन के बाद जनाब चेयरमैन, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जो डाका मारा गया सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बावजूद, मैं इसको कंटेम्प्ट समझूंगा। ये एक पोलाइट तरीके से हुकूमत कंटेम्प्ट करी है। 35,000 लोगों के बजाय आपने 50,000 लोगों को अपने इख्तियारात छोड़ के इन वज़रा से छीन के इमरान खान ने 40,000 लोगों तक पहुंचाने थे ना। लोग नहीं देख रहे क्यों नहीं हुआ, लोग कह रहे 3 साल हो गए, तुमने हमारे जो पहले जो नुमाइंदे थे 35,000 उनसे छीन के अपने वज़रा और वज़ीर आला को दे के, और ना हमें कोई नया निज़ाम दिया, ना नई हुकूमत दी, ना लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया। हकीकत ये है, वो नहीं पूछेंगे कौन सा बहाना आपके पास है कि नहीं है, कौन से कवानीन के ऊपर आप अग्री करते हैं कि नहीं करते, ये चीजें अवाम नहीं पूछेगी। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जो तबाही हो रही है उसका प्लीज एहसास करें। तीसरा पॉइंट, क्योंकि मैंने महमूद रशीद साहब को इधर देखा था, हाउसिंग के मिनिस्टर को इधर बैठे हुए होती पब्लिक हेल्थ के, तो मैंने जॉट डाउन कर लिया, वो नहीं है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड के लिए कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के में एक जगह है सखी सरवर, हजरत सखी सरवर एक बहुत बड़े सेंट गुजरे हैं। उन्होंने इस्लाम को इस बड़े सगीर के अंदर फैलाया, असली सूफी सेंट थे। उनके लाखों ज़ायरीन हर साल जाते हैं। 3 साल से उस शहर के अंदर मेला नहीं हुआ, कभी कोविड की वजह से, कभी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। SOPs अडॉप्ट किए जा सकते थे। उस पूरी शहर की मईशत अब रेजा रेजा हो गई है। उसके बाद क्या किया, पानी पिछले 1 महीने से वहां एक बूंद पीने की पानी नहीं है। ये वजीर आला का जिला है, एक बूंद पीने की पानी नहीं है। सब पब्लिक हेल्थ की स्कीमें बंद पड़ी हुई है। उसका कोई अगर मेहरबानी हो सके करे तो मैं अब एग्रीकल्चर पे आता हूँ। शुक्रिया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता अगर गर्देजी साहब इस चीज़ को कंक्लूड करते। उन्होंने शुरू में हुकूमत के मुतालिक तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर एंड ऑफ द डिबेट को वो हमारी चीज़ों को रिकग्नाइज करके, नोट करके, और कुछ हमें भी होप दें, और आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें हिम्मत करें। अगर वज़ीर आला साहब को इनकी बातें समझ आ जाएं, यहाँ तो अक्सर हमारे बेचारे वज़रा जिनके इतने इतने जहन है, सोच इतनी है, वो जब वज़ीर आला के सामने जाते हैं उनको आगे कोई बात ही नहीं समझ आती। तो रिसोर्स एलोकेशन क्या होगी और फंडिंग क्या होगी और काम क्या होंगे। तो जनाबे वाला एग्रीकल्चर जो है वो आप जब चेयर से यहाँ आ जाएंगे तब आपके साथ बहस करूंगा इंशाल्लाह। अभी आपकी चेयर का रिस्पेक्ट है सर, उस वक्त भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सिस्टम ऐसे चल रहा है।
एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो मुसलसल डिक्लाइन में है मिस्टर चेयरमैन। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि 2018 के अंदर 7.6 मिलियन बेल्स थी आपकी कॉटन की, कपास की। 2020 के अंदर 4.5 मिलियन बेल रह गई। लैक ऑफ रिसर्च है ये, क्वालिटी सीड नहीं है। आप पीटीआई की हुकूमत के अंदर पंजाब सीड कॉरपोरेशन नामी इदारा जो बीज देता है क्वालिटी, जिसका मकसद बनाने का ये नहीं है कि अफसरों को अकोमोडेट करो, उसका मकसद है क्वालिटी बीज बनाना। 30% सिर्फ उसकी जर्मिनेशन है। 100 बीज लगाया पिछले साल, 30 बीज सिर्फ होगा। दोबारा गए और बीज दो, बीज कोई नहीं, जवाब मिलता था। आपका लैक ऑफ प्रोडक्शन हुई है इसकी वजह से, कॉटन की लैक ऑफ प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल कम हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल कम हुआ है तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इस सिर्फ कॉटन की इंपोर्ट की वजह से। क्या इसका सोल्यूशन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड कितना रखा करते हैं जी साहब ने? इस साल कितना एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इरादा है रखने का? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जरूरत कितना है कॉटन सेक्टर को? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से किसी ने पूछा, किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने, पॉलिसी मेकर ने, कि तुम्हारी इंडस्ट्री को आज जो मशीनें लगी हुई हैं, किस स्टेपल लेंथ की कॉटन चाहिए, कितने माइक्रोनेयर स्ट्रेंथ की कॉटन चाहिए, किस रंग की कॉटन चाहिए, किस वैरायटी की कॉटन चाहिए, ताकि हम अपने रिसर्च इदारों को दें और वो बैठ के वो सीड बनाएं और उनको हदफ दें और उनको पैसे दें। कभी इन्होंने सोचा है कि आप टेक्सटाइल मिलों के ऊपर जो टैक्स एफपीआर को देते हैं उसमें से 5% टैक्स की कमी करें, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बनाएं, उस फंड को हुकूमत के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर रन करे, उस फंड के जरिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के प्रोग्राम्स वो हों, उसके जरिए बीज बने। ये सोच विचार कभी इन्होंने की है? इनकी इस तकरीर के अंदर या किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तकरीर में पिछले 3 साल में या वजीर आजम की किसी तकरीर में इस किस्म की बातें और इस किस्म के प्लान्स कभी सुने जनाब चेयरमैन? नहीं। अगला आ जाइए शुगर केन। शुगर केन दोबारा लैक ऑफ रिसर्च के अंदर है। वही जो वैरायटीज है 1960, 65, 72, 78 की बनी हुई, BL4, BF 162, कभी कोई और वैरायटी आ जाती है। आपकी शुगर का 1-1 किलो जो पंजाब के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करने, पानी की कंजम्पशन से होता है। आपको पता है 1 किलो चीनी अगर ब्राजील में प्रोड्यूस होती है, 5 फर्ज करें अगर जी गैलन पानी से, यहाँ आप 50 गैलन शायद पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके ऊपर। आपकी जो वैरायटीज हैं दे आर थर्स्टी फॉर वाटर, उनको बार बार पानी ना लगा, उनमें ड्राउट रेजिस्टेंस नहीं है, उनके अंदर बीमारी की रेजिस्टेंस नहीं है, उनमें वायरसेस की रेजिस्टेंस नहीं है। शुगर मिल एसोसिएशन को कभी हुकूमत ने कहा कि तुम R&D का अपने जो शुगर सेस का पैसा देते हो उसके अलावा 5 रुपए फी मान के और पैसा दो ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बने, उससे नई वैरायटीज पैदा हों? कोई नहीं। सरप्लस प्रोड्यूसर्स हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान की डिमांड से, लेकिन महंगाई डिमांड सप्लाई के अंदर खेलने से पैदा करते हैं, महंगाई पैदा करते हैं। क्यों नहीं इमरान खान न्याजी हर जिले के अंदर जहां शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है, मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं वहां फ्री शुगर मिलों की इजाजत देता? क्यों नहीं 100 टन पर डे वाले को इजाजत देता एज अ कॉटेज इंडस्ट्री? क्यों नहीं गुड़ बनाने वाले को इजाजत देता? क्यों नहीं 500 टन डे वाले को इजाजत देता? फ्री क्यों नहीं कर रहा? फ्री करेगा। आपके ख्याल में जो इस दफा रेट मिला जमींदारों को इन शुगर मिलों की वजह से मिला है? आपके ख्याल में जो कम रेट मिलता है वो हुकूमत की कोताही होती है? नहीं, डिमांड सप्लाई का खेल है। फ्री करें ना, हर एक को डिमांड में लेके आने दें, जो सबसे एफिशिएंट मिलें होंगी वो जी सर्वाइव कर जाएंगी। आजकल के जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो, उनको माशाल्लाह कंपेटिटिव एडवांटेज है पड़ा, वो शुरू से मिल के काम में हैं, वो सर्वाइव करेंगे। क्यों नहीं आप लोग की हुकूमत के जिम्मेदार ये बात, और हर पाकिस्तान का खैर खा
یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ صرف ذمہ داریوں اور انڈسٹریز کی بات نہیں ہے. ہم خوش ہیں اگر شوگر مل والے پیسے کمائیں، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں اگر 20 خاندانوں کے بجائے 600 خاندان پیسے کمائیں نا. اپر مڈل کلاس والا کیوں نہیں پیسے کما سکتا شوگر پروسیسنگ میں سے؟ تو جناب والا یہ بھی شوگر کین کی بھی بہت ریسرچ کی ضرورت ہے. اب آ جائیں خوردنی تیل جو ایڈیبل آئل ہوتا ہے، ایگریکلچر منسٹر نے بات کی ہے. 4 ارب US$ کا خوردنی تیل ہر سال پاکستان امپورٹ کرتا ہے. یہ آپ کی پاکستان کی ڈیمانڈ کا 88% ہے. پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان with all the water resources it has، ہم 12% صرف خوردنی تیل پورا کر رہے ہیں. NARC کا آئل سیڈ کا پروگرام کا ہیڈ جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کا ہے، وہ کہتا ہے کہ 25% صرف ییلڈ کا ہم لوگ پوٹینشیل کر رہے ہیں اچیو ایڈیبل آئل میں. یعنی سورج مکھی، کینولا، کاٹن سیڈ آئل اور اس قسم کے جتنے بھی خوردنی تیل ہیں، 25% صرف ہم اچیو کر رہے ہیں. جو اچھا زمیندار ہے پاکستان کا، وہ 78% ییلڈ وہ کر رہا ہے اس وقت اچیو. تو یہ اتنا بڑا گیپ آپ 2 سال میں پورا کر سکتے ہیں. کس طرح؟ اگر آپ اپنی ایکسٹینشن سروسز والے کو کہیں کہ ہر خوردنی تیل کی جنس پیدا کرنے والے تک پہنچے اور اس کو جا کے سمجھائے کہ اس کی ٹیکنالوجی میں جو وہ استعمال کر رہا ہے اور جو اچھا زمیندار جو پروگریسو فارمر کر رہا ہے اس میں فرق کیا ہے. ان کی یونیورسٹیز کی اور ریسرچ سٹیشنز کی عام زمیندار کے تک پہنچ ہی نہیں ہے. ان کو پہچان ہی نہیں ہے کون کتنا اگا رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. کوئی رجسٹریشن سسٹم بھی جو ایپس کا اتنا انہوں نے کہا ہے کہ منڈی ایپ ہے اور فلاں ایپ ہے، مجھے بتائیں کوئی ایپ ہے جہاں ہر 5 ایکڑ والا زمیندار رجسٹر کر سکے کہ ہاں میں نے بھی سورج مکھی یا میں نے بھی کنولا لگایا ہوا ہے، آؤ مجھے ہیلپ کرو؟ کہیں گے نہیں ہے. جناب والا اس نے کہا ہے کوٹ ان کوٹ نیشنل آئل سیڈ پروگرام PTI کی حکومت کا ہیڈ، وہ کہتا ہے لیک آف کراپ مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے ہے. رپورٹ میں لکھا ہے اس نے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں ریسرچ کریں آپ کو مل جائے گی. پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام لانچ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کی بیسس کیا ہے؟ 5,000 روپے فی ایکڑ خوردنی تیل کی جنس پیدا کرنے والے کو سبسڈی دے دو بس. وہ سبسڈی سے کچھ نہیں ہوگا ییلڈ کی انکریز کے اندر. بھائی اس سبسڈی سے 5,000 روپے ایکڑ کی سبسڈی سے ییلڈ انہانسمنٹ نہیں ہونے والی. اس کی ییلڈ انہانسمنٹ ہوگی جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیج کو بھگو کے کاشت کرنا ہے یا فنجیسائڈ لگا کے کاشت کرنا ہے اور کس وقت کون سا اسپرے کرنا ہے، اور ٹیکنالوجی کی اس کی وجہ سے ہوگی. تو آپ کی ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز have completely failed, and they haven't failed only in these 3 years. کہ پچھلے 20 سال سے مستقل ایک گورننس کے اندر ایک ہی ایکسٹینشن سروسز کا جو فیلئر ہے اس کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. تو اس کے اندر آپ کو خصوصی طور کے اوپر اٹینشن پے کرنی چاہیے اور انویسٹ کرنا چاہیے. واٹر فار ایگریکلچر، پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی کے بغیر گردیزی صاحب کی وزارت نہیں، پانی کے بغیر منی انکم نہیں. پاکستان میں یورپین یونین کے اندر، یہ سنیں، یورپین یونین کے اندر 1 کیوبک میٹر پانی سے 1.6 کلو گرام زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں. چائنا میں 0.7 کلو گرام اجناس پیدا ہوتی ہے. انڈیا میں 0.4 اور پاکستان کے اندر 0.1 کلو گرام جنس پیدا ہوتی ہے 1 کیوبک میٹر. یعنی ہم 14 گنا زیادہ جنس پیدا کر سکتے ہیں جتنا پانی آج ہم زراعت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری واٹر ایفیشنسی نہیں ہے. ہمارے پورے سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر مؤثر لوگوں نے بڑی بڑی بیرلز لگائی ہوئی ہیں بجائے کلابوں کے. تو پانی ضائع ہو رہا ہے. اوور اریگیشن کرتے ہیں، سیم تھور پیدا ہوتا ہے، ڈرینیج کے اندر انویسٹ نہیں کرتے. واٹر مینجمنٹ اور سوائل کنزرویشن، یہ گردیزی صاحب کی وزارت کے اندر 2 بہت اہم محکمے ہیں. خدا را اس کے بجٹ کو 50 گنا بڑھاؤ. اگر 40% فارمر آج
वाटर एफिशिएंट सिस्टम्स के ऊपर दे रहा है उससे 10% लो, और जो 5 एकड़ से कम वाला फार्मर है उसको 10% कर्जा हसना दो, उसे 10 साल के बाद वापस लो। अगर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स ना इंट्रोड्यूस हुए और आज अगर 50,000 एकड़ पे आप पहुंचे हुए, एक साल में 6 लाख एकड़ तक ना पहुंचे, तो आप और हम इधर ही हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा बात। जनाब चेयरमैन, सॉइल, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने 1960 के अंदर नेशनल पॉलिसी बनाई थी, हम आज भी अंधे हैं। सॉइल जो होता है ना, मिट्टी जिसके अंदर फसल होती है, वो मिट्टी लाखों और करोड़ों साल में बनती है। उस मिट्टी की हम ऐसी की तैसी फेर और हम सॉइल के अंदर इन्वेस्ट ही करें। सॉइल एक जिंदा चीज है, उसको जिंदा करो, उसके अंदर बायोमास डालो। ये जो आग लगती है ना राइस स्ट्रॉ को और वीट की स्ट्रॉ को, इसके ऊपर पाबंदी सख्ती से लगाओ, इसके ऊपर 10 साल की कैद लोगों के ऊपर लगाओ, ताकि वही जो बायोमास है वो दोबारा जमीन के अंदर आपकी मिट्टी को रिक्रिएट करे। जनाब वाला, पानी की तरफ 4,000 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है इरिगेशन वजीर साहब के नीचे, 4,000 अरब का। इसका अगर 4% भी दिया जाए ना, 4%, तो वो 160 अरब रुपए बनता है। 26 अरब रुपया पिछले साल रखा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की तरफ जा रहा है। ये अंधे हैं हम, कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है। ये जब एक्सप्लोड करेगा ना ये आपका इशू, तब आपको भूल जानी है ये कोविड शोविड हर चीज। जब भूख आ रही होगी, जब आबादी बढ़ा रहे हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की देख मार रहे हैं, कौन सा इनकलाबी, हम तो थे ही बुरे, हम तो थे ही बुरे, हम तो मान चुके हैं हम बुरे थे भाई। आपने 3 साल में क्या किया इस चीज के मुतालिक? कौन सा विजन है पढ़े लिखों का जो हमारे पास नहीं था, जो आपने पेश करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया है? नए वाटर कनेक्शंस दें, गैराबाद एरिया को एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की शर्त रख के। अगर 50 एकड़ का बाग 1 एकड़ के बाग के पानी से आबाद हो सकता है, तो उसको नया कनेक्शन क्यों नहीं देते? अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस क्यों नहीं करते? रिसर्च की बात शुक्र है वजीर साहब ने की, मैं तो बहुत खुश हूं आज कि उन्होंने ये रिकग्नाइज तो किया हुआ है। वो क्या करें? 2,400 अरब रुपए की एग्रीकल्चर की जीडीपी है इस सूबे की। दुनिया के कवानीन के मुताबिक एक सेट स्टैंडर्ड है, एनी प्रोग्रेसिव कंट्री इन अ सर्टेन सेक्टर हैज टू इन्वेस्ट 2% ऑफ द जीडीपी वैल्यू इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बनते हैं 48 अरब रुपया सिर्फ रिसर्च के अंदर। इनका तनख्वाहों के अलावा रिसर्च का टोटल पंजाब का बजट 68 करोड़ रुपया है। आप इस 68 करोड़ में, ये आपके पिछले साल के बजट के फिगर्स हैं सर, मैंने किताबों से उठाए। मैं चैलेंज करता हूं अगर ये बात गलत हो। तनख्वाहों के अलावा, टीएडीएस के अलावा, मैं आपको रिसर्च के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है हुकूमत, कुल 68 करोड़ रुपया। अब 48 अरब रुपया आप चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग है ये बात सब समझने की कि मैंने एग्रीकल्चर की रिसर्च के अंदर इतना पैसा लगाना है? वो कहेगा क्यों? फिर आप क्या कहेंगे? जनाब चेयरमैन, सीड नर्सरीज पाकिस्तान के अंदर आज हम दुनिया का 5वां बड़ा सिट्रस प्रोडक्शन मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास एक, आई कोट अगेन, हमारे पास एक डिजीज फ्री सिट्रस की नर्सरी पाकिस्तान में नहीं है। नॉट वन which is free of CTV virus, greening disease and other diseases that are found in this province. Not one. हमारा कोई रूट स्टॉक देने का प्रोग्राम नहीं है फार्मर्स को, जो ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत के रूट स्टॉक के अलावा इजाजत नहीं है। हुकूमत की बडवुड के अलावा सर्टिफाइड नर्सरीज की इजाजत नहीं है। हमारी बडवुड इन्फेक्टेड है, हमारी रूट स्टॉक इन्फेक्टेड है, और ये मसला तमाम चीजों का है। वेजिटेबल सीड्स, सिट्रस, मैंगो नर्सरीज,
जिस चीज का नाम नहीं, कॉटन की तो वैसी जड़ मारी जा चुकी है। सो वी आर इन अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो एग्रीकल्चर को, ये मैंने जो बातें की है, ये मैंने पीटीआई की हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कतई नहीं की। अगर ये इंप्रेशन किया है तो मेहरबानी करके खुले जहन के साथ सोचें और एग्रीकल्चर के अंदर इन चीज़ों का सोच के कुछ उसको आगे लेके जाने की भी कोशिश करें। जनाब चेयरमैन, मैं दूसरा कहता हूँ, हम हर वक्त जमींदार शर्म महसूस करते हैं। तो सी पैक वाला बड़ा आता है, कोई अमेरिकन बड़ा इन्वेस्टर आता है, कोई ब्राजीलियन आता है, कोई चाइनीज आता है, तो कोई फ्रेंच आता है, तो वो कहते हैं वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट $500 million into this industry, we need a tax break। कहते हैं टैक्स ब्रेक दो। 35% फार्मर, फार्म्स के साइजेस छोटे बड़े हैं ना, 35% फार्मर पंजाब के अंदर टैक्स पे कर रहा है। 35% बड़ा जागीरदार है ही नहीं। 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, त्रिशक होंगे, लगारी होंगे, मजारी होंगे, कोई चौधरी साहिबान होंगे, कोई राणा साहिबान होंगे, कितने हो जाएंगे? 35% फार्मर टैक्स दे रहा है। ये टैक्स के अंदर कमी आनी चाहिए। एग्रीकल्चर टैक्स 35% के बजाय 10-15% जो स्केल के अंदर बड़े फार्मर्स हैं उन तक महदूद होना चाहिए। टैक्स हम लोग नहीं इस वक्त अफोर्ड कर सकती है फार्मिंग कम्युनिटी। आप पानी पिलाते हैं, आपको पता है जनाब चेयरमैन, 2018 के अंदर बिजली का जो बिल ट्यूबवेल का आता था ना, टैक्सेस हर चीज मिला के ₹6.17 यूनिट पड़ता था हमें। आज ₹10.88 का यूनिट पड़ा है। डबल हुई है एग्रीकल्चर की बिजली की यूनिट कॉस्ट। टैक्सेस, सरचार्जेस, हर चीज मिला के, ये मैं अपने बिजली के बिल एग्रीकल्चर के उसके ऊपर कैलकुलेशंस करके आपको बता रहा हूँ। 3,300 रुपए की DAP की बोली थी, आज 5600 की है। क्लोरोपेरीफॉस जो दीमक के खिलाफ दवाई यूज की जाती थी, उसके अंदर 80% का इजाफा हुआ है। हर खाद 70 से 80% बढ़ी है। पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर चीज के अंदर 60 से 80% का इजाफा हुआ है। डीजल, ये बिजली का यूनिट की बिल क्या चीज है? अगर 11 लाख ट्यूबवेल होगा ना पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 1 लाख ट्यूबवेल सिर्फ बिजली के बिलों के ऊपर है, बाकी सब पीटर चलाते हैं। वो पीटर खराब भी होता है, पीटर वो भी होता है, ओवरहॉल भी होता है, पीटर का मोबाइल भी है, पीटर की ऊपर बेचारे गरीबों के, वो जमींदारों के हाथ भी पीटर के पट्टों में आते हैं। कभी हाथ निकल रहा होता है, कभी हाथ खत्म हो रहा होता है, उंगलियां कट रही होती हैं। उस पीटर जो है ना, पीटर, उसे कहते हैं पीटर है, माफ करें आप, किसी का अगर नाम है तो मेरा मतलब नहीं है, नहीं मेरा सर, उसको कहते हैं पीटर इंजन है। वो 16 हॉर्स पावर, 36 हॉर्स पावर इसका हो। उस पीटर इंजन जो है, उसके अंदर जो डीजल जा रहा है ना, जो आपका पानी पिला रहा है, वो उस डीजल की कीमत में जो इजाफा है वो भी आपके हमारे सामने। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है आपके साथ, आपको किस बात के ऊपर कायल करूंगा जनाब चेयरमैन। तो ये चीजें एग्रीकल्चर की सीरियस कंसर्न है, और मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इजाज़त दी। अपनी जमात का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा नाम दिया बोलने के लिए, और शुक्रिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का, जो उन्होंने बहुत खुशी से तमाम बातें सुनी। मैं इनको फ़ोन करके एग्रीकल्चर कम्युनिटी के मसाइल, उनको तकलीफ जी देता रहता हूँ, बताते रहता हूँ। उनकी मेहरबानी, हमेशा वो मुझे वेलकम करते। बाय द वे, मैं हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स का बहुत बड़ा बेनिफिशरी हूँ। मैं जानता हूँ HEIS सिस्टम कितने ज़बरदस्त हैं, जो आज से 7-8 साल पहले शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको और आगे लेने की ज़रूरत है। अभी हमने सुना है कि इस साल ये ख़त्म करें, ख़त्म नहीं, इसको इन्हांस करें ताकि ज़्यादा लोगों की पहुँच में है। और जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में जनाब से एक और भी गुजारिश करूँगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर हमारे सीनियर जो मेम्बरान हैं वो हैं पड़े, हुकूमत की तरफ से भी हैं,
انہی کے جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اسپیکر صاحب کی اجازت سے فیصلے ہوتے ہیں. پلیز خدا را پاپولیشن گروتھ کے ایشو کے اوپر ہر سیشن میں ایک دن کی بحث رکھی. یہ جب تک یہ معاملے کو کوٹا نہیں جائے گا اور اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا, پاکستان کا مستقبل فیوچر اچھا نہیں لگتا. شکریہ. چودھری محمد اقبال صاحب. چیئرمین ملک صاحب سر چونکہ ملک صاحب نے کوئی 2 3 یا 4 منٹ تو بات نہیں کرنی, ہم ان کو سننا چاہیں گے. تو میری